दोस्तों, आज की कहानी है जिसके साथ जवानी गुजारी उसके साथ बुढ़ापा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जेठ का महीना था, गर्म लू चल रही थी। आम लोगों का यही वक्त था जब 4 लोग सुनंदा के घर में घुसे। सुनंदा पीछे के कमरे में लेटी थी। जब तक किसी की आहट पर उठती तब तक वे चारों कमरे में घुस आए। एक ने उनके पैर दबाए तो दूसरे ने हाथ, बाकी दोनों ने मुंह तकिए से दबाकर बेरहमी के साथ सुनंदा का गला रेत दिया। वह छटपटा भी नहीं सकी। जब चारों आश्वस्त हो गए कि सुनंदा जिंदा नहीं रही तो इत्मीनान से अपने हाथ धोए, कपड़ों पर लगे खून के छींटे साफ किए, फ्रिज खोलकर मिठाइयाँ खाई, पानी पिया और निकल गए। मोहल्ले में दोपहर का सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए किसी को कुछ पता भी ना चला। हमेशा की तरह शाम को पारस यादव दूध लेकर आया। फाटक खोलकर अंदर घुसा, आवाज दी, कोई जवाब न पाकर बैठक में घुस गया। सुनंदा आमूमन बैठक में रहती थी। जब वह वहां ना मिली तो दीदी दीदी कहते इधर से उधर देखते हुए बेडरूम में घुस गया। सामने का दृश्य देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया। भागकर बाहर आया। एक बार सोचा कि चिल्लाकर सबको बता दे, परंतु ऐसा ना कर सका। शहर में रहते उसे इतनी समझ आ गई थी कि बिना वजह लफड़े में नहीं फंसना चाहिए। वह उल्टे पांव घर लौट आया। इस हादसे की खबर उसने अपनी बीवी तक को ना दी। रह रह कर सुनंदा का विकृत चेहरा उसके सामने तैर जाता तो वह डर से सिहर जाता। रात भर वह सो ना सका। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल उठता कि आखिर 62 वर्ष की सुनंदा को इतनी बेरहमी से किसने मारा, किससे उनकी दुश्मनी हो सकती है। पिछले 40 साल से वह उनके घर में दूध दे रहा है। हिसाब किताब की पक्की सुनंदा बेहद पाक साफ महिला थी। हाँ, थोड़ी तेज अवश्य थी। प्रिंसिपल होने के नाते सुनंदा के सुर में सख्ती व कड़वी दोनों थी। वह बिना लाग लपेट के अपनी बात कहती। उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती कि उनके कहे का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। उनके तलख स्वभाव ने उन्हें अपने सहकर्मियों के बीच भी अप्रिय बना दिया था। अध्यापिका थी, तब भी वह अपना लंच अकेले करती। वह अविवाहित थी, बाल बच्चे वाले। प्रेम शंकर के साथ रहने का फैसला उनका अपना था। अपने इस निर्णय पर वह अंत तक कायम रही। प्रेम शंकर ने भी आखिरी दम तक उनका साथ निभाया। उनके बीवी बच्चे जानते थे कि सुनंदा के साथ उनका क्या संबंध है, परंतु प्रतिरोध नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि प्रेम शंकर सुनंदा पर निर्भर थे। सुनंदा अपनी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा प्रेम शंकर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देती। विरोध की जगह उल्टे कभी कभार आकर अपने आत्मीय होने का परिचय प्रेम शंकर की पत्नी बच्चे दे जाते। प्रेम शंकर अक्सर रात सुनंदा के पास गुजारते। जहां भी जाना होता सुनंदा के साथ जाते। रुसवाइयों से बेखबर प्रेम शंकर सुनंदा के पास समय गुजारते। सारा मोहल्ला जानता था कि प्रेम शंकर सुनंदा के लिए क्या है। शायद एक वजह यह भी थी सुनंदा के पास पड़ोसियों से कटने की। सुनंदा जिस मकान में किराएदार थी वह मकान उनके पिता के जमाने से चला आ रहा था। लगभग 75 सालों से वह मकान पर काबिज थी। माँ बाप के मरने व भाइयों के शादी कर दूसरे शहरों में बस जाने के बावजूद उन्होंने यह मकान खाली नहीं किया। चाहती तो अपना घर बनवा कर जा सकती थी, लेकिन इस घर में उनके माँ बाप रहे। यहीं वह पढ़ी लिखी, इसलिए इस घर से उनका भावनात्मक रिश्ता था। मकान मालिक विपिन नहीं चाहता था कि अब वह रहें। इसको लेकर अक्सर दोनों में तकरार होती। आज की तारीख में वह मकान शहर के प्राइमरी लोकेशन पर था। खरीदार उसकी मनमानी कीमत दे रहे थे, जो सुनंदा के लिए संभव ना था। सुनंदा ना वह मकान खरीद सकती थी, ना छोड़ सकती थी। किराया भी नाम मात्र का था। सुनंदा ने मकान पर कब्जा कर लिया था
और नियमा अनुसार मकान का किराया कचहरी में जमा करती। विपिन तभी से खार खाए बैठा था। इसके बावजूद उसने हिम्मत ना हारी। एक रोज आया, विपिन सुर में बोला, मैडम आप अध्यापिका रह चुकी हैं, लोगों को नेकी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देती हैं। क्या आपकी शिक्षा में यही लिखा है कि किसी का हक मार लो? हक तो आपने मेरा मारा है। सुनंदा बोली, वह कैसे? पिछले 75 सालों से रह रही हूँ, इतना किराया दे चुकी हूँ कि इस मकान पर मालिकाना हक हमारा बनता है। अरे वाह, ऐसा कैसे हक बनता है? विपिन बोला, आप किराएदार थी ना कि मकान मालकिन बनने आई थी। इतने साल मेरे घर का उपभोग किया, उपभोग की कीमत आपने दी, न कि इस जमीन व ईंट सीमेंट के बने मकान की। आप जो समझिए, मैं जीते जी इस मकान को खाली नहीं करूंगी। किसी की जमीन हड़पना आपको शोभा देता है? मैंने हड़पा कहाँ है, मरने के बाद आपकी ही है। तब तक मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। यह आप जाने। सुनंदा किचन में चली गई। विपिन को नागवार लगा। एक दिन सुनंदा ने पुलिस को बुला लिया। उनका आरोप था कि मकान मालिक ने बिजली काट दी है। सुनंदा के साथ प्रेम शंकर भी बैठे थे। कनेक्शन क्यों काटा? इंस्पेक्टर ने पूछा। 1 साल से ये बिजली का बिल नहीं दे रहे। मकान मालिक बोला, क्या यह सही है? मैडम, इंस्पेक्टर सुनंदा की तरफ मुखातिब हुआ। यह सरासर झूठ बोल रहा है। सुनंदा उत्तेजित हो गई। अभी पिछले महीने मैंने इसे 200 रुपये बिजली के बिल के लिए दिए थे। प्रेम शंकर बोले, आप कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। प्रेम शंकर बगले झांकने लगे। तब मकान मालिक बोला, ये पिछले 30 साल से यहाँ आ रहे हैं। क्या रिश्ता है आपका इनसे? इंस्पेक्टर ने प्रेम शंकर से पूछा। आपसे मतलब? सुनंदा झुलसाई। मतलब तो नहीं है, फिर भी पुलिस होने के नाते यह जानना मेरा पेशा है। इंस्पेक्टर बोला, बेमतलब की बात छोड़िए, इनसे कहिए कि कनेक्शन जोड़ दे। प्रेम शंकर सिगरेट की राख झड़कते हुए बोले, मैं नहीं जोड़ूंगा, पिछले साल भर का बकाया चुकता करे। झूठा बेईमान, सुनंदा चिल्लाई। चिल्लाइए मत। इंस्पेक्टर ने डंडा हिलाया। डंडा नीचे रखकर बात कीजिए, मैं कोई चोर उचक्की नहीं। सुनंदा ने आंखें तरेरी। एक सम्मानित स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, बेहतर होगा कि आप अपनी जबान को लगाम दे। झूठा बेईमान, सुनंदा चिल्लाई। चिल्लाइए मत। इंस्पेक्टर ने डंडा हिलाया। डंडा नीचे रख कर बात कीजिए, मैं कोई चोर उचक्कू नहीं। सुनंदा ने आंखें तरेरी। एक सम्मानित स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, बेहतर होगा कि आप अपनी जबान को लगाम दे। इंस्पेक्टर बोला, मैं लगाम दूं और यह झूठ पर झूठ बोलता जाए? क्या सबूत है कि आप सच बोल रही हैं? इंस्पेक्टर का सुर तलक था। सच बोलने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। किसी से पूछ लीजिए, मेरे ऊपर किसी की फूटी कौड़ी भी बकाया है? मकान मालिक का तो है। इंस्पेक्टर बोला, तमीज से बात कीजिए। आप कैसे कह सकते हैं? सुनंदा बोली, मैं नहीं, मकान मालिक कह रहा है। आप मकान मालिक की पैरवी करने आए हैं या हल निकालने? हम जो कुछ करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। जबरदस्ती बिजली कनेक्शन दिलाना हमारे दायरे में नहीं आता। बेहतर होगा आप दूसरा मकान ढूंढ ले। इंस्पेक्टर ने कहा, आप एक समझदार महिला हैं। किसी के घर पर कब्जा करना क्या आपको शोभा देता है? मैंने कब्जा किया है। मैं किराया बार बार देती हूँ, ना के बराबर। फिर मकान मालिक नहीं चाहता तो छोड़ दीजिए मकान। अपने जेती जी यह मकान नहीं छोड़ूंगी। सुनंदा भावुक हो उठी। प्रेम शंकर ने बात संभाली। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि वह मकान क्यों नहीं छोड़ना चाहती, जबकि शहर में उनकी खुद की जमीन है। वस्तु स्थिति जानने के बाद इंस्पेक्टर को सुनंदा से सहानुभूति तो हुई, फिर भी इतने भर के लिए वह किसी के मकान पर इतने सालों से काबिज है,
यह उसकी समझ से परे था। लाखों लोग बंटवारे के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर भारत चले आए। अगर सब ऐसा ही सोचते तो हो चुकी सुलह। इंस्पेक्टर को सुनंदा की भावुकता बचकाने लगी। इस उम्र में भी परिपक्वता का अभाव दिखा। सुनंदा उसे घमंडी, नकचढ़ी, बदमिजाज और एक अव्यवहारिक महिला लगी। उस रोज कुछ नहीं हुआ। आपसी सहमति से कुछ बन पड़ता तो ठीक था। जबरदस्ती तो वह बिजली जोड़ नहीं सकता था। दूसरे जिस तरीके से सुनंदा पेश आई, इंस्पेक्टर को वह नागवार लगा। इंस्पेक्टर थाने लौट आया। मकान मालिक खुश था। उसे विश्वास था कि बगैर बिजली सुनंदा ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। उन लोगों के बीच प्रेम शंकर ने भले ही सुनंदा की हाँ में हाँ मिलाई, पर अंदर ही अंदर वह चाहते थे कि सुनंदा यह घर कुछ ले देकर छोड़ दे। वैसे भी मोहल्ले में लोग उन्हें भेद भरी नज़रों से देखते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लड़ाई झगड़े की स्थिति में उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती। उनसे सफाई देते नहीं बन पाता कि आखिर अपने व सुनंदा के बीच के संबंधों को वह किस रूप में दर्शाए। एक दिन क्रोध में आकर मकान मालिक की बीवी ने कह दिया था कि आपसे इनका रिश्ता क्या है जो इनकी तरफ से बोलते हैं। तब प्रेम शंकर से जवाब देते ना बना था। सुनंदा ने तू मैं करके उसका मुंह बंद कर दिया था। प्रेम शंकर पर सुनंदा के बड़े एहसान थे। उसके घर का सारा खर्चा वही चलाती। जमीन भी प्रेम शंकर के नाम खरीदी। बीमा की सारी पॉलिसियों में नॉमिनी प्रेम शंकर को बनाया था। एक दिन मौका पाकर प्रेम शंकर ने अपने मन की बात कही। सुनंदा ने दो टूक शब्दों में प्रेम शंकर की बोलती बंद कर दी। तुम्हें दिक्कत होती है तो मत रहो मेरे साथ, मैं बाकी जिंदगी किसी तरह काट लूंगी, पर यह मकान नहीं छोड़ूंगी। प्रेम शंकर एहसान फरामोश नहीं थे। जिसके साथ जवानी गुजारी उसका बुढ़ापे में साथ छोड़ना उन्हें गंवारा ना था। हमारी उम्र हो चली है, तुम हर महीने कोर्ट में किराया जमा करने जाती हो, क्या कोर्ट कचहरी अब संभव है? प्रेम शंकर बोले, मेरे लिए संभव है। उसने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं इसे नहीं भूल सकती। सुनंदा जिद्दी थी। प्रेम शंकर की उनके आगे एक ना चली। इधर मकान मालिक इंस्पेक्टर से बोला, सर आप सोच सकते हैं कि वह कैसी मगरूर महिला है। जिस मकान का किराया 5,000 रुपये होना चाहिए उसका सिर्फ 500 रुपये देती है। वह तो ठीक है, औरत का मामला है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर बोला। कुछ देर सोचने के बाद फिर बोला, मकान बेच क्यों नहीं देते? बाप दादाओं का मकान बेचने का दिल नहीं है और कोई चारा नहीं, खरीदेगा कौन? किराएदार के रहते कोई जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। किसी दबंग को बेच दो, थोड़ा कम दाम देगा मगर मुक्ति तो मिलेगी। इंस्पेक्टर की राय उसे माकूल लगी। मकान मालिक ने घर आकर अपनी पत्नी से राय लिया। पत्नी भी बेमन से तैयार हो गई। 2 करोड़ रुपए के मकान का आधे दाम में सौदा हुआ। गुड्डू सिंह ठेकेदार ने वह मकान खरीद लिया। गुड्डू सिंह ने पहले तो मिन्नतें की। सुनंदा जब नहीं मानी तो थाने जाकर 5 लाख रुपए इंस्पेक्टर को दे दिए। 2 दिन बाद खबर आई कि कुछ गुंडों ने सुनंदा का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। हो हल्ला मचा हुआ। संगठनों ने विरोध में जुलूस निकाला, भाषणबाजी हुई। 2-4 दिन खबरें छपी। असली हत्यारा लापता रहा। पुलिस ने प्रेम शंकर को गिरफ्तार किया क्योंकि इस हत्या से सीधे सीधे लाभ उन्हीं को मिला। बीमा की राशि मिली, जमीन तो उनके नाम थी ही। बैंक एफडी के भी वारिस प्रेम शंकर थे। अंत में ना कुछ निकलना था, सोना ही निकला। इंस्पेक्टर ने नाटे यादव नामक हिस्ट्री शीटर को इस हत्या का जिम्मेदार मानकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर ली ताकि जनता व मीडिया चुप हो जाए।
नाटे यादव की खोज की खबरें रोज अखबार में आने लगी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब नाटे यादव गिरफ्तार नहीं हुआ, वह अखबार पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे तो एक रोज खबर छपी कि पुलिस मुठभेड़ में नाटे यादव मारा गया। उसके ऐन अकाउंट से भले ही जनता को संतोष हुआ हो कि सुनंदा के साथ न्याय हुआ, फिर भी यह सवाल हमेशा के लिए सवाल ही रह गया कि क्या नाटे यादव ने ही सुनंदा का कत्ल किया था। कोयला माफिया गुड्डू सिंह उस मकान को गिरवाकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाने लगा।